हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, CAFM का जून 25 का पेपर आगे डिस्कस करते हैं। सारे इजी क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। 2 बड़े क्वेश्चंस हमारे बाकी थे, ठीक है। उसमें से एक जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, और FM का जो एक और बड़ा क्वेश्चन आया था वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो, आई होप आपने ऑलरेडी पास पेपर्स बाकी भी देख लिए होंगे, ठीक है। ऑलरेडी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, और इवन मेरे जो लेक्चर बायर्स हैं उनको भी पास पेपर्स पूरे डिटेल में देख के जाने, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वीडियो लाइक कर दो कर दो कर दो। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशो एंड सिनेरियो एनालिसिस सब मिक्स करके एक क्वेश्चन आपको 15 मार्क का आया है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी ये 2 बड़े क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 6, ये दोनों, सॉरी, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5, ये दोनों आपको आखिरी में सॉल्व करने। पहले आपको सब 5-5 मार्क वाले क्वेश्चंस करने हैं, और ये दोनों जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं दोनों पार्ट्स में, ये आपको लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। कितनी भी आपको खुजली हो, कितना भी आप अपने आप को होशियार समझते हो, लेकिन स्टिल मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, ये 2 क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, सब हिस्ट्री दी है, फटाफट पढ़ लेते हैं। आशना इज अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट बेस्ड इन कोलकाता। आफ्टर वर्किंग फॉर अ डिकेड in an engineering industry, Ashna completes a management development program from a top grade business school. Subsequently, Ashna, along with the 3 colleagues, set up a venture capital fund, GKJ and Company. The aim is to invest in companies that manufacture import substitutes. There is an impetus from the government to manufacture in India to meet the domestic demand in the world, and hence it is felt that any investment made in manufacturing industry is likely to grow at an above average rate. GKJ and Company has raised an initial amount of 80 crores from the investor and is scouting for initial development opportunities. One such opportunity is investment in Royden and Company. Royden and Company is a manufacturer of equipment and tools which are used in dental clinics. Equipment is essentially an import substitute and has potential to be exported as well. तो पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब डेटा काम का नहीं होता है, बट स्टिल पढ़ना पड़ता है। 2 से 3 मिनट आपके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं इसमें। बैलेंस शीट ऑफ रॉयडन एंड कंपनी एज ऑन द रीसेंट फाइनेंशियल ईयर एंड इज गिवन बिलो। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, बिगिनिंग एंडिंग, रुपीज इन लैक्स, ठीक है, बारीकियों पे ध्यान देना है। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, 7% मॉर्गेज लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, प्लांट एंड मशीनरी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर दिया है, आया कुछ समझ में। ग्रॉस ब्लॉक मेथड है, क्या है, ग्रॉस ब्लॉक मेथड। जब भी आपको एसेट के साथ साथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है तो वो ग्रॉस ब्लॉक मेथड होती है, ठीक है। तो बताऊंगा मैं कैसे क्या फर्क पड़ जाता है। फिर लैंड, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन बैंक। द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स आर एज हेयर अंडर। Plant costing 320 lakhs, accumulated depreciation 296 lakh was sold during the year for 24 lakhs. Building was acquired during the year at cost of 420 lakhs. In addition to the cash payment of 20 lakhs, mortgage of 400 lakhs was raised for the balance, ठीक है। mortgage मतलब लोन। Dividend of 160 lakhs was paid during the year. कुछ नहीं दिया है, मतलब इक्विटी डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, कहीं दिए हुए नहीं है, ठीक है। तो ये इक्विटी डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। A sum of 278 lakhs was transferred to the provision for tax, ठीक है। करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो है 278 lakhs, यानी टैक्स पेमेंट दिया हुआ नहीं है, टैक्स पेमेंट आपको लेजर बना के निकालना है। ओपनिंग क्लोजिंग ऑलरेडी प्रोविजन दी हुई है, सब पढ़ के ही ख्याल में आ जाना चाहिए। काफी बच्चे मैं देखता हूं कि प्रोविजन, डिविडेंड या कुछ कुछ बहुत ही सिंपल, डिप्रिसिएशन हो गया, इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है। काफी सिंपल चीजें हैं, ठीक है, अच्छे से ध्यान दे के पढ़ो। Royden and Company wants to set up a plant to manufacture advanced dentistry equipment. The said equipment is imported from USA. The Indian government is giving benefits in terms of tax holidays for such types of businesses.
It is estimated that turnover of 800 lakhs could be generated at a profit in the first year of operation. The new business setup requires substantial investment, significant investment. Royden and Company has reached out to GKJ and Company for the first round of funding. GKJ and Company has requested Royden and Company for the some further information before investing. Royden and Company is requested to prepare profitability projections under different scenarios. The scenarios are is under बेस्ट केस, वर्स्ट केस और बेस केस. ठीक है, ऐसे सिनेरियोज दिए हैं. करना क्या है, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, कहीं भी प्रोजेक्टेड एस्टिमेटेड ऐसा कुछ नहीं लिखा है. काफी बच्चों ने क्या गलती की है, ये डेटा, ये जो नीचे का डेटा है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्शंस हैं, उसका कुछ तो कैश फ्लो बना के कुछ तो कोशिश की है. तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं. ठीक है, कैश फ्लो मतलब ऊपर का पास्ट जो डेटा होता है ना, पास्ट डेटा के हिसाब से आपके कैश फ्लो बनते हैं. तो ये पास्ट डेटा जो ऊपर दिया हुआ है, इसका कैश फ्लो बनाना है. मैं बता रहा हूं, आधे बच्चों ने ये नीचे के फिगर्स लिए हुए, ये नीचे के फिगर्स लिए हुए, यहाँ का कुछ तो पता नहीं क्या लेके कुछ तो निकाला है उन्होंने. ठीक है, तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर विद द अवेलेबल डिटेल्स. ठीक है, तो ये पास्ट का था, इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है. ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है. फिर है कैलकुलेट आरओई एंड आरओए. आरओई एंड आरओए निकालना है, ये भी कुछ नहीं है, मतलब पास्ट का डेटा जो है उससे निकालना है. फिर है कैलकुलेट प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियोज. तो वो जो नीचे का डेटा है वो सिर्फ इसके लिए है, प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियोज. ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्शन सिनेरियोज. ठीक है, तो हिंट सब होते हैं, आपको वर्ड्स को अच्छे से ध्यान देना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरा फेवरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. चलो ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, प्रॉपर हेडिंग्स दो, वर्किंग नोट्स. ठीक है, आपको सब पता ही है, यू नो द ड्रिल. ठीक है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम investing activities and cash flow from financing activities. फिर है तीनों का जो भी टोटल आएगा, एड और लेस नेट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी लिखो, नेट चेंज भी लिख सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज भी लिख सकते हैं, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. फिर इसमें आता है एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ठीक है, तो ये आपका आ गया कैश फ्लो. फिर नीचे आप लिख सकते हो वर्किंग नोट्स. चलो ठीक है, पहले हमेशा हम ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं, हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस 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 फॉर दिस दिस दिस. ठीक है, हेडिंग सबको देना है. चलो रुपीज इन लैक्स है. ठीक है, हर जगह आप लिख सकते हो रुपीज इन लैक्स. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, नेट प्रॉफिट. अब नेट प्रॉफिट डायरेक्टली जो बैलेंस शीट से होता है वो भी आप ले सकते हो, अलग से जैसे आईसीएसआई ने निकाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकाल सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, सारे नंबर्स आपके टैली होंगे. स्टार्टिंग पॉइंट बस थोड़ा सा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब उसमें होता नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा. मेरे हिसाब से इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, प्रॉफिट फ्लेक्सिबल होता है. तो मैं टिपिकली क्या करता हूं, बैलेंस शीट से ही प्रॉफिट लेता हूं. ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, कौन सा प्रॉफिट है मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग से मैं निकालूंगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. ठीक है, यानी जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है डिविडेंड देने के बाद, ये प्रॉफिट में क्या होता है, सब माइनस हो चुका होता है. टैक्स जो है प्रोविजन वो भी माइनस हो चुकी होती है, डिविडेंड जो आपने दिया होगा वो भी माइनस हो गया है, प्रेफरेंस शेयर्स अगर होते उसका भी कोई डिविडेंड होता तो वो भी माइनस हो चुका होता है. ठीक है, ये जो रिटेन्ड अर्निंग से आप निकालते हो ये फाइनल प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो इसमें सब चीजें ऑलरेडी एड लेस हो चुकी होती हैं. तो 616 माइनस 476 ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा 140. ठीक है, 140 लैक्स. अब एडजस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया. अब आप एडजस्टमेंट से स्टार्ट करो और उसके हिसाब से वर्किंग नोट्स बनाते जाओ, एडजस्टमेंट्स में जो भी दिया है उसका इफेक्ट लेते जाओ और फिर पूरा लाइबिलिटीज एसेट सब हिडन फिगर्स निकालो और आपका कैश फ्लो टैली हो जाएगा. ये एक फ्लो हमेशा माइंड में ध्यान रखना है. ठीक है, चलो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं.
प्लांट कॉस्टिंग 320 लैक्स, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 296 लैक्स, ठीक है। तो उसका WDV कितना होगा, निकालो, WDV निकालो। WDV निकालो, 320 माइनस 296, तो WDV है 24, और आपने इत्तेफाक से बेचा भी 24 में ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो कुछ प्रॉफिट लॉस का बस इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी सारे इफेक्ट आपको लेने हैं। तो टिपिकली हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे ग्रॉस ब्लॉक मेथड का आपको काम आएगा, ठीक है। ग्रॉस ब्लॉक मेथड में हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट अलग से दिखाते हैं और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से दिखाते हैं, ठीक है। तो प्लांट अलग से बनेगा एट ओरिजिनल कॉस्ट, और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग सारे ले लो। पहले प्लांट का ओपनिंग है 1240, 1240, एसेट है, डेबिट साइड आएगा 1240, क्लोजिंग आएगा 1320, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। अक्यूमुलेटेड में उल्टा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड लेंगे 740, और क्लोजिंग भी क्रेडिट ही होता है लेकिन उल्टे साइड लिखते हैं, तो क्लोजिंग यहां पे आएगा 524, ठीक है। कुछ भी देखो, इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसा रट्टा नहीं मारना है, ये सब कंसेप्चुअल है, हर जगह आप इसको यूज करते हो और ये हर चीज के लिए कॉमन होता है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग आपने ले लिए। अब इसका इफेक्ट दो, एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो कि आपने एसेट बेचा है, ठीक है। कितना ओरिजिनल कॉस्ट है 320, हमारा ग्रॉस ब्लॉक मेथड है, मतलब प्लांट में जो इफेक्ट होगा वो ग्रॉस वैल्यू पे आएगा, ठीक है। तो आप वर्किंग नोट से तो अपने हिसाब से लिख सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। सेल आपने जो बेचा, ठीक है, और वो ओरिजिनल कॉस्ट यहां पे आएगी, जो बेचा वो एसेट गया, ठीक है, आता भी एट कॉस्ट है, जाता भी एट कॉस्ट है इन ग्रॉस ब्लॉक मेथड, ठीक है। तो कितना ओरिजिनल कॉस्ट था 320 लैक्स, और बस यहां पे आपको परचेस आपने कितना किया वो कॉस्ट आपको यहां पे पता चलेगा, यहां पे आएगा कैश बैंक जो आपने परचेस किया होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड पहले टोटल कर लो, 1320 प्लस 320 माइनस 1240, तो आपने 400 लैक्स का प्लांट कैश बैंक मतलब परचेस किया होगा, हिडन फिगर है, ठीक है। इफेक्ट दे दो, कौन सी एक्टिविटी है, प्लांट खरीदना बेचना, एसेट, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो परचेस ऑफ प्लांट, ठीक है, आउटफ्लो आएगा, आउटफ्लो। फिर आपने, ठीक है, अब जो एसेट आपने बेचा है उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। तो भले आप इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो, सबसे बेस्ट, ठीक है। क्या एंट्री पास होती है, पैसे आएंगे, आपने प्लांट बेचा है, जितने में बेचा है उतना पैसा आएगा, 24 लैक्स आएंगे। फिर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कैंसिल करना होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप जमा करते जाते हो, क्रेडिट करते जाते हो, उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 296, और प्लांट आपका जा रहा है तो टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट 320, प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं है तो आपका जर्नल एंट्री यहां पे टैली हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। तो मैंने प्लांट को देखो क्रेडिट कर दिया 320, ठीक है। फिर बैंक में ऑटोमेटिक चले जाएगा इफेक्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपको डेबिट करना है 296, ठीक है। प्लांट, यहां पे कुछ भी लिखो, काफी बच्चे ना मतलब बेसिक ही नहीं आते, फालतू चीज लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। ये जो यहां लिखते हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ये नाम डिसाइड नहीं करता कि हम क्या डेबिट कर रहे हैं क्या क्रेडिट कर रहे हैं, इसका डेबिट क्रेडिट से कोई वास्ता नहीं होता, आप कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड में हैं, मतलब हम यहां पे जो भी लिखें हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट ही कर रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए जो सेकेंड इफेक्ट होता है उसका नाम लिखा जाता है। हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहां डेबिट कर रहे हैं, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है 296 वो यहां पे आता है,
हम प्लांट को यहां क्रेडिट कर ही नहीं रहे, तो 320 का यहां कोई लेना देना नहीं है। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से बता रहा हूं। चलो, तो ये हो गया बैंक का, तो कैश बैंक में इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। आपने ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया, प्रॉफिट लॉस का यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने जितना कॉस्ट है WDV है उतने पे ही बेचा है। क्लियर है क्या? तो ये हमने इफेक्ट दे दिया। अब यहां पे आपको पता चलेगा डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है। जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया होगा वो कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहां से वो निकलेगा, तो डेबिट का टोटल मार लो, 296 प्लस 524 माइनस 740। तो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन जो चार्ज हुआ है वो है 80 लैक्स। बोलो क्या इफेक्ट आएगा करंट ईयर के डेप्रीसिएशन का? P&L में माइनस हो चुका होता है, लेकिन कैश तो गई नहीं, नॉन कैश होता है, ठीक है। तो ऐड बैक कर लो, ऐड बैक डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 80, ऐड बैक हो रहा है, पॉजिटिव आएगा। वर्किंग नोट नंबर का भी रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा वर्किंग नोट 1, ठीक है। ये हो गया पूरा प्लांट का, हमने सारे हिडन फिगर्स निकाल के इफेक्ट दे दिया। अब आ जाओ सेकंड इस पे, बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 420 लैक्स। इसमें बिल्डिंग का वैल्यू डायरेक्टली दिया है, 420 लैक्स का आपने एट कॉस्ट खरीदा है। एंड इन एडिशन टू द कैश पेमेंट ऑफ 20 लैक्स, मॉर्गेज ऑफ 400 लैक्स वाज रेज्ड फॉर द बैलेंस। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, वो समझ लो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिमिलर एडजस्टमेंट, एग्जैक्टली सिमिलर एडजस्टमेंट ICSI के स्टडी मटेरियल में भी है, देख सकते हो आप जाके, ठीक है। ICSI के स्टडी मटेरियल में भी सिमिलर एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब जितना पार्ट हम लोन लेके चुका रहे हैं वो एक्चुअली नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई हो सकता है। एसेट खरीद रहे हैं, लोन लेके एसेट का पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको नॉन कैश मान के उसका इफेक्ट नहीं लिया गया है ICSI स्टडी मटेरियल में। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आता है, नॉन कैश का इफेक्ट नहीं आता, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो मॉड्यूल में इसका कोई इफेक्ट नहीं लिया गया है, लेकिन सेम इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर आता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें उन्होंने इफेक्ट लिया हुआ है। मतलब देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द ट्रीटमेंट इन ICSI मटेरियल एंड ICSI सजेस्टेड आंसर। अब सवाल ये उठता है कि सर हम क्या करें? सवाल तो यही है ना, अल्टीमेटली क्या सही है क्या गलत है, क्या फर्क पड़ता है, हमें अभी क्या करना है वो बताओ। तो आपका जो पेपर है वो किसके बेसिस पे चेक हो रहा है? मतलब बहुत ही लॉजिकल आंसर है कि आपका आंसर जो है वो चेक कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। क्या वो मॉड्यूल लेके बैठे? नहीं बैठे, वो मॉड्यूल लेके नहीं बैठे हैं भाई, उनको पता भी नहीं है चेकर को कि मॉड्यूल में क्या दिया है। मॉड्यूल बनाने वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, पेपर बनाने वाला और सजेस्टेड आंसर रिलीज करने का डिपार्टमेंट अलग होता है। इसी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। एक ही इंसान दोनों नहीं बना रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ऐसा होता रहता है। इट्स नॉट अ बिग डील एट इंस्टीट्यूट लेवल, बट इट इज अ बिग डील एट स्टूडेंट लेवल, ठीक है। तो इसीलिए मेरा लॉजिकल आंसर यही रहेगा कि सजेस्टेड के हिसाब से चलो, क्योंकि सजेस्टेड आंसर के हिसाब से ही आपका पेपर चेक होता है, मार्किंग आपको सजेस्टेड आंसर के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो मैं सजेस्टेड आंसर के हिसाब से जाऊंगा, मैं उसका इफेक्ट ले लूंगा, ठीक है। तो 420 लैक्स का आपने बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग का पूरा फ्लो समझ लो। 1900 ओपनिंग है, 2320 क्लोजिंग है, ठीक है। अगर आप ये डिफरेंस निकालोगे तो 420 का ही है, मतलब बिल्डिंग बेची कुछ भी नहीं है, बस खरीदी है। ओपनिंग प्लस परचेस इज इक्वल टू क्लोजिंग, मतलब सेल का कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो अकाउंट बना के कोई फायदा नहीं है, लेजर बना के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्ट रिकंसाइल हो रहा है, प्लस 420 अगर आप करोगे तो ये डायरेक्टली टैली हो जाएगा, तो कुछ भी यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। और सिमिलरली यहां जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? बेचा ही नहीं है तो कुछ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल तो होगा ही नहीं, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ बढ़ रहा है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता क्यों है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड होता है उसमें, तो आप डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हो कि जो 40 डिफरेंस है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है जो बिल्डिंग पे चार्ज किया गया है। तो बिना लेजर बनाए भी आप इफेक्ट दे सकते हो। चलो, तो पहले मैं परचेस का इफेक्ट ले रहा हूं, परचेस ऑफ बिल्डिंग कितना लूंगा मैं?
बिल्डिंग टोटल 420 लैक्स का खरीदा है, 20 लैक्स का आपने कैश पेमेंट किया है और 400 लैक्स लोन लेके आपने पे किया है। तो हम पूरा 420 का हमने परचेज किया है, 420 का हम यहां पे इफेक्ट देंगे। आउटफ्लो है, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। 20 जो आपने पे किया उसका तो इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। लोन का जो इफेक्ट है वो आपको लोन से लेना पड़ेगा, ठीक है। लोन का भी अकाउंट होगा, ये दिया हुआ है 7% मॉर्गेज लोन, 0 से बढ़ के सीधे 400 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका इफेक्ट मैं ले रहा हूं, ठीक है। कहां आएगा इफेक्ट? लोन लेना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो लोन टेकन, मॉर्गेज लोन टेकन, जो भी लिखो, ठीक है, सब फ्लेक्सिबल होता है। तो 400 लैक्स का आपने लोन लिया है, पैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो ये हमने सारे इफेक्ट ले लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी इफेक्ट ले लिया, इसका भी इफेक्ट ले लिया। 20 लाख का ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ चुका है, उसका कोई अलग से इफेक्ट देने की जरूरत नहीं भाई, 420 के अंदर 20 इंक्लूडेड है। फिर है डिविडेंड ऑफ 160 लैक्स वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में पे हुआ है 160 लैक्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसका इफेक्ट पीएनएल में ही जाता है, क्योंकि अगर पीएनएल में इफेक्ट नहीं जाता है तो ये जो डिविडेंड आपने पे किया है ये करंट एसेट में दिखना चाहिए। डिविडेंड अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, एडवांस डिविडेंड पे किया है, तो वो एसेट साइड दिखना चाहिए। अगर वो एसेट साइड नहीं दिख रहा है मतलब उसका इफेक्ट पीएनएल में लिया गया है, तो पीएनएल में आपको एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन पीएनएल में जा चुकी है तो पहले इफेक्ट रिवर्स करेंगे, पीएनएल में इफेक्ट रिवर्स करेंगे, एड बैक। अच्छा, हमने डेप्रीसिएशन बिल्डिंग का यहां पे लिखा नहीं है, भूल गए, ध्यान दो, ठीक है। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन एड बैक करो, 40 जो हमने निकाला था, ठीक है। एड बैक डिविडेंड 160 और डिविडेंड पेड भी सेम ही है, ठीक है, वो है फाइनेंसिंग, डिविडेंड पेड आउटफ्लो है, ठीक है। ये इफेक्ट हो गया आपका डिविडेंड का। फिर है सम ऑफ 278 लैक्स वाज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट बना लो, लाइबिलिटी अकाउंट है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग यहां आएगा, क्लोजिंग यहां आएगा, ठीक है। सब बहुत ही सिंपल सिंपल है, जबरदस्ती टफ मत बनाओ, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 28। फिर करंट ईयर का प्रोविजन आता है यहां पे पीएनएल, ठीक है। पीएनएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, इसीलिए हम प्रोविजन फॉर टैक्स के क्रेडिट साइड में, ठीक है, और डेबिट पीएनएल हुआ है तो लिखते हैं पीएनएल 278, ठीक है। तो इस अकाउंट से भी हमको क्या मिलेगा? टैक्स कितना पे किया करंट ईयर में वो आपको पता चलेगा। कैश बैंक, बोलो 20 प्लस 278 माइनस 280, तो 18 लैक्स आपने टैक्स पे किया है। बोलो क्या इफेक्ट देंगे? सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई, 28 है, मैंने 280 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो कितना आएगा? 270, 270 इसमें आएगा। बोलो क्या इफेक्ट लेंगे? प्रोविजन आपने माइनस की होगी, ठीक है। पीएनएल में क्या जाता है? पीएनएल में प्रोविजन जाता है, टैक्स पेड पीएनएल में नहीं जाता, ठीक है। तो प्रोविजन माइनस की है तो उसको एड बैक करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 278, और जो एक्चुअल टैक्स माइनस किया है वो सबसे आखिरी में आता है, टैक्स पेड, आउटफ्लो है 270, ठीक है। डबल इफेक्ट सेम उसमें ही आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमने देखो 1 2 3 4 सबके इफेक्ट ले लिए हैं। अब हम एक एक बैलेंस शीट का इफेक्ट लेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल 1400 से 1600 हो रहा है, और हमारे एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कोई भी इफेक्ट था नहीं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम क्या मानेंगे कि ये करंट ईयर में इशू हुआ है। एट द सेम टाइम प्रीमियम भी बढ़ रहा है, प्रीमियम का भी इफेक्ट कोई एडजस्टमेंट में नहीं था, मतलब जो इशू था वो प्रीमियम पे था, ठीक है। तो ये भी आपको इफेक्ट लेना है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है? 200 बढ़ रहा है, और यहां कितना बढ़ रहा है? 20 20 40, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इफेक्ट ले सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, दोनों को मिक्स कर लो,
200 प्लस 40 240, ठीक है, इनफ्लो है, इशू हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। फिर है रिटेन अर्निंग, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने इफेक्ट ले लिया है, मॉर्गेज लोन का भी इफेक्ट ले लिया है। अब आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, बोलो। तो यहां निकाल लो भले कि प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये नहीं भी निकाला तो भी चलता है, ठीक है, बट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इफेक्ट ना आ जाए, ठीक है, इसलिए पता नहीं रहता। अब आपको वर्किंग कैपिटल चेंजेस देना है, बोलो। जो सीक्वेंस में है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटी कम हो रही है, 138 से कम होकर 120 हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब वो पे ऑफ की होगी, यानी आउटफ्लो आएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है, कितना है 270 138 माइनस 120 यानी कि 18। फिर है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कम हो रही है, ठीक है, पे की होंगी, मतलब डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो भी बोलो, ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है 12, तो ये भी आपने पे ऑफ की होंगी। प्रोविजन का इफेक्ट तो हमने डायरेक्टली ले लिया, ठीक है, इनका भी इफेक्ट ले लिया है, प्लांट अक्यूमुलेटेड, बिल्डिंग अक्यूमुलेटेड, सब ले लिया इफेक्ट। लैंड बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब आपने परचेज किया होगा, परचेज ऑफ लैंड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लैंड पे डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट परचेस आएगा, परचेस ऑफ लैंड 40, 200 से 240 हो रहा है, 40 का परचेस किया है। फिर स्टॉक, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, 204 से कम हो रहा है, बेचा होगा मतलब पैसा आया होगा, एसेट जा रहा है, एसेट जा रहा है मतलब पैसे आए होंगे, तो 204 माइनस 192, तो ये आएगा 8 और 4 12, डिक्रीज इन स्टॉक 12। फिर है डेटर्स कम हो रहा है, डेटर्स कम हो रहे हैं मतलब पैसे मिले होंगे, पैसे मिलने से डेटर कम होते हैं, ठीक है, पैसे मिल गए होंगे, तो 172 माइनस 150 यानी 20 लैक्स रिसीव हुए होंगे। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, एसेट आ रहा है, ऐसा मानो कि एसेट आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, मतलब पैसे गए होंगे, आपने पे किया होगा तभी प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये माइनस आएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 लैक्स, और कैश बैंक तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, नीचे आएगा, ओपनिंग 124, क्लोजिंग आना चाहिए 196, ठीक है, हो गया, सारा इफेक्ट ले लिया। अब बैलेंस करो, लो क्लोजिंग 698 तक आ चुके थे हम, 698 माइनस 18 माइनस 12 प्लस 20 प्लस 2, सॉरी इंक्रीज इन प्रीपेड यानी माइनस करना है, ठीक है, 428 पॉजिटिव, ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इन्वेस्टिंग में कुछ रह गया क्या अपना, हाँ, एक इफेक्ट रह गया, मेरे से भी रह गया भाई, कैसे हो रहा है, सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बेचा था उसकी सेल वैल्यू का इफेक्ट नहीं दिया है, शायद मेरी गलती थी, मैंने आपको यहां बोला था कि इसका इफेक्ट आ चुका होगा, पर वो नहीं है, ठीक है, ये अलग से बेचा है हमने, तो इसका इफेक्ट आपको लेना है, ठीक है, मेरी गलती हो गई, तो ये इफेक्ट आपको लेना है इन्वेस्टिंग में। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे कि सर गलत क्यों बोल रहे हैं, सॉरी, सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, जितने में एक्चुअली बेचा उतना सेल वैल्यू आएगा 24 लैक्स, बोलो कितना आएगा, और भी कुछ देख लो, कुछ रिसीव्ड है क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं है, ठीक है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो और नेगेटिव वाले माइनस करते जाओ, तो 24 पहले ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव है, माइनस 40 माइनस 420 माइनस 400, तो ये आएगा माइनस 836, आउटफ्लो है, ठीक है। फिर है फाइनेंसिंग,
400 प्लस 240 माइनस 160, 480। अब तीनों का नेट लो, 428, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ लो पहले, नेगेटिव बाद में माइनस कर लो। 428 प्लस 480 माइनस 836, तो चेंज आएगा 72। अब वो ऐड करो ओपनिंग में 124, तो अपना टैली हो रहा है, क्लोजिंग आएगा 196। ठीक है, तो ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये हमारा एक ही पार्ट है। ठीक है, इतना देखो टाइम लगता है। अब समझा मैं क्यों बोल रहा हूं कि बाद में करो, आपका टैली हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको 1 घंटा लगा दिया, 1 घंटे में आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 15। इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, ये सब इतना जो हमने अपन ने सॉल्व किया, ये सिर्फ 7 मार्क का था। 7 मार्क का था, सोचो आधा घंटा लग गया। 7 मार्क्स के लिए इतना टाइम देना नहीं पुरता। आधे घंटे में तो 2 से 3 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कम से कम 15 मार्क का पेपर आप छुड़ा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, चलो। कैलकुलेट आरओई एंड आरओए। ठीक है, ये भी पास्ट डेटा के बेसिस पे। अब यहां पे जो एक्सीडेंट स्पॉट है वो ध्यान रखना कि रेशियो एनालिसिस में जब भी बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हैं, रेशियो एनालिसिस चैप्टर में जब भी आप कोई रेशियो निकाल रहे हो और अगर उसमें ओपनिंग क्लोजिंग के नंबर्स दोनों दिए हैं बैलेंस शीट के, तो उसमें हमेशा सारे जो एसेट के नंबर्स आप लेते हो वो एवरेज लेने पड़ते हैं। इक्विटी लेनी है तो एवरेज इक्विटी लेनी पड़ेगी, एसेट लेने हैं तो एवरेज एसेट लेने पड़ेंगे। कोई भी चीज अगर बैलेंस शीट से आप ले रहे हो तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा, और एवरेज नहीं लिया तो आपका आंसर गलत ही आएगा और आपको 0 ही मिलेगा। ये आप लिख लो। ठीक है, चलो तो पहले लेते हैं आरओई। बोलो आरओई क्या फॉर्मूला है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, जो कि यहां पे क्या है? पैट। प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं तो पैट आएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी इनटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज में होते हैं तो इनटू 100 करना पड़ता है। चलो बोलो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना आएगा, यानी पैट। पैट दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। बोलो रिटेन अर्निंग हमने लिया था, कितना था? 140 था आई थिंक। ठीक है, 140 आपका आफ्टर डिविडेंड। आफ्टर डिविडेंड जो प्रॉफिट है वो 140 है। पैट और बैलेंस शीट के प्रॉफिट के बीच में क्या आता है? डिविडेंड। दोनों टाइप के डिविडेंड। अब प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो इस केस में एक ही डिविडेंड है 160। तो अगर मैं प्रॉफिट जो बैलेंस शीट का है उसमें डिविडेंड एड बैक कर लूं तो मुझे पैट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखो कैसे निकालते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे निकालते हैं? अर्निंग अवेलेबल पैट से चालू होगा, पैट माइनस डिविडेंड। पैट में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, इस केस में है नहीं, फिर इक्विटी डिविडेंड माइनस होता है, और उसके बाद जो अर्निंग बचती है आफ्टर पेइंग द इक्विटी डिविडेंड वो ट्रांसफर होती है बैलेंस शीट में। वो मतलब पीएनएल में जुड़ के ओपनिंग प्लस वो वाला प्रॉफिट जुड़ के क्लोजिंग निकलता है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें ऐड बैक करेंगे डिविडेंड, तो हमारा पैट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। बोलो इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड रिटेन अर्निंग। 3 चीजें आती हैं, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहीं के यहीं मैं निकाल रहा हूं। बोलो 1400
प्लस 180 प्लस 476, ये एक हो गया ओपनिंग, प्लस क्लोजिंग 1600 प्लस 220 प्लस 616, ये आएगा क्लोजिंग, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। बोलो 160 प्लस 140, ये आएगा 300, 1400 प्लस 180 प्लस 472, ये आएगा 2052 प्लस 1600 प्लस 220 प्लस 616, ये आएगा 2436 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, 300 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर निकालो 2052 प्लस 2436 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 2244 इंटू 100। निकालो 300 डिवाइड बाय 2244 इंटू 100, 13.37%। ये आ गया आपका ROE। अब आप निकालो ROA। अब ROA में क्या लेते हैं, दोनों में बस आपको प्रॉफिट याद रखना है, बेस तो नाम में ही है, तो यहां रिटर्न आता है पैट ही आता है। एज पर ICSI स्टडी मटेरियल ROA में पैट ही लेना है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो पैट अपॉन एवरेज टोटल एसेट इंटू 100। बोलो पैट सेम आएगा 300, टोटल एसेट सबसे इजी होता है, बैलेंस शीट में दिया होता है, कुछ भी नहीं निकालना है, ठीक है, दिया हुआ है। तो 2254 प्लस 3012 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। डिनोमिनेटर पहले निकाल लो, 2254 प्लस 3012 डिवाइड बाय 2, तो आएगा 2633 इंटू 100, 11.39%, ठीक है। तो यहां आपसे क्या गलती हो सकती थी, एक है काफ़ी लोग यहाँ पे ये बेस गलत ले लेते हैं, पैट नहीं लेते। इसमें तो कोई गलती मेरे ख्याल से नहीं हो सकती थी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी निकालते आता है सबको, बस ये एवरेज एवरेज लेना है, हर जगह एवरेज एवरेज लेना होता है, ठीक है। यहाँ काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, एक बार टैली कर लेते हैं भाई ICSI का, ठीक है। अपना सब टोटल देख लो, ये जो है ना, ये टैली होना चाहिए, 428, 836 नेगेटिव, 480 पॉजिटिव, ठीक है, 72, 124, ये ऐसे सब टोटल्स मैच होनी चाहिए। इंटरनल थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, उससे मार्क्स कट नहीं होते, ठीक है। फिर रेशो 11.39, 13.36, बराबर ना, 13.3639, ठीक है। राउंड ऑफ थोड़ा फर्क आ सकता है, टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट 3 पे आते हैं। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रॉफिट अंडर डिफरेंट सिनेरियोस, बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। मैथ्स थोड़ा सा भी आपको आता है, इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश ग्रामर पढ़ के अगर आपको आता है, इसमें कुछ भी ज़्यादा अकाउंटेंसी या कुछ बहुत ज़्यादा FM है ही नहीं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है बस, ठीक है। तो ये पूरा आपको दिया हुआ है, बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ठीक है। इसी फॉर्मेट में हम बना लेंगे, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी अंडर डिफरेंट सिनेरियोस, ठीक है। हेडिंग दे दो, बेस केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ठीक है। बोलो पूरा P&L बना लो। रेवेन्यूज, ठीक है, रेवेन्यूज 800, यहां लिख दो ऊपर रुपीज इन लैक्स। 800 हमारा बेस केस है, ठीक है। अब लिखा है बेस्ट केस में क्या होगा, बेस से 37.5% हायर होगा, तो ऐड करना है 37.5%। कैलसी पे लिख देख लो, 800 प्लस 37.5%, बस इतना ही करना है, कुछ भी नहीं करना है और, ठीक है। तो आएगा 1100। फिर वर्स्ट केस में है डिक्लाइन बाय 25%, कहां से, बेस केस से। हर चीज बेस केस से दिया जाता है, इसीलिए उसका नाम ही क्या है, बेस केस, क्योंकि बेस ये है, दोनों के लिए बेस यही लेना है, ठीक है, इसलिए उसका नाम बेस है। तो 800 माइनस 25%, तो ये आएगा 600। बोलो रेवेन्यू में से फिर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60% ऑफ द सेल, ठीक है। बेस केस में तो दिया ही हुआ है 480, ले लो। बेस्ट और उसमें दिया हुआ है 56% ऑफ सेल्स। अब ये कौन सा सेल होगा, बेस्ट केस का, सेम केस का ही होगा ना भाई, ठीक है।
अब ये बेस केस का नहीं होगा क्योंकि ये चेंज नहीं है, समझो बात को। यहां लिखा है 56% ऑफ सेल्स, मतलब जो इस सेल का है ना, सेल का परसेंटेज होता है ना वेरिएबल कॉस्ट, सेल का ही परसेंट होता है, ठीक है। तो बेस्ट केस का जो भी सेल आएगा उसका 56%, तो 1100 का 56%, तो वो आएगा 616, और 65%, 600 का 65% वो आएगा 390, और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। तो 800 माइनस 480 ये आएगा 320, 1100 माइनस 616 वो आएगा 484, 600 माइनस 390 ये आएगा 210, ठीक है। ये आ गया पहला स्टेप, 2 मार्क इसमें हमने कमा लिए। कंट्रीब्यूशन में से फिर माइनस होता है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फिक्स होता है, दिया हुआ है, एज इट इज लिखना है 80 60 100, ठीक है। फिर ले लो डेप्रीसिएशन, बोलो, डायरेक्ट ही दिया है 100 100 100, ठीक है। तो ये आप ले लो पीबीटी, पीबीटी निकाल लो, 320 माइनस 80 माइनस 100 140, 484 माइनस 60 माइनस 100 324, 210 माइनस 100 माइनस 100 10। अब निकालो टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स 40 लैक्स, सेम इनकम टैक्स रेट एज बेस केस। इसको लोगों ने ऐसे पढ़ा है, सेम इनकम टैक्स एज बेस केस। सेम इनकम टैक्स नहीं है, सेम इनकम टैक्स रेट है, रेट बोलो, रेट, रेट निकाल के सेम रेट रखना है। अब काय का रेट होता है भाई, इनकम टैक्स भी तो पढ़ते हो ना आप लोग। इनकम टैक्स काय पे लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, पीबीटी पे ही टैक्स रेट लगेगा ना, फिर पैट निकलेगा, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है कि यहां जो टैक्स है 40 दिया हुआ है, 40 टैक्स है 140 पे, कितना परसेंट हो गया, यहां से निकालना है टैक्स डिवाइडेड बाय पीबीटी, तो ये आएगा 28.57%। तो ये आपको लगाना है, ठीक है। तो 324 इंटू 28.57%, तो ये आएगा 92.57, 10 इंटू 28.57%, 2.86, तो ये आएगा आपका पैट, ये आएगा 100, 324 माइनस 92.57, ये आएगा 231.43, 10 माइनस 2.86, 7.14, ठीक है। ये आ गया आपका पैट, उसके आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको निकालनी थी। मैच कर लेते हैं भाई, ठीक है, 100, 231 एंड 7, ठीक है। राउंड ऑफ आपके हाथ में है, राउंड ऑफ आपके हाथ में है, जैसा करना चाहे कर लो, ठीक है। लिखा हुआ है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, इन्होंने वैसा किया है। आप 2 डेसिमल राउंड ऑफ कर सकते हो, सिंगल डेसिमल राउंड ऑफ कर सकते हो। क्वेश्चन में देखो लिखा है क्या कुछ, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो वो लोग कुछ भी चीज को गलत नहीं बोल सकते। अगर आपको जैसा है वैसा चाहिए तो आप क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन में कहीं भी राउंड ऑफ के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। तो आप 2 डेसिमल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने किया है चलता है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, लिखो। ठीक है, इसके बाद अब एक ईसॉप का क्वेश्चन रह गया था, वो ईसॉप का क्वेश्चन भी मैं पढ़ा देता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मैं एफएम का जो बड़ा क्वेश्चन आया है वो पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा।